नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम 18 मई 2025 के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स यानी भाग 1 पर नज़र डालेंगे। ये जानकारी खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी अहम हो सकती है। जैसा आप जानते ही हैं, हम महत्वपूर्ण स्रोतों से खास जानकारी आप तक लाते हैं। और हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज हम शिगल्स टीके के नए फायदे, फिर महादई नदी विवाद, स्टैगफ्लेशन की चिंताएं, लोक अदालत, तनौट माता मंदिर, कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम, राजों की बावली, वैश्विक खाद्य संकट, काफी कुछ है। हाँ, तीस्ता प्रहार अभ्यास और आखिर में मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक के अपग्रेडेशन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो पहली खबर स्वास्थ्य से। दक्षिण कोरिया में एक स्टडी हुई है, पता चला है कि शिगल्स का टीका लगवाने से दिल की बीमारियों का खतरा, मतलब हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा करीब 23% कम हो जाता है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। शिगल्स, जिसे हर्पीज ज़ोस्टर भी कहते हैं, असल में उसी वारिसेला ज़ोस्टर वायरस से होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है। ये वायरस ना सालों तक शरीर में चुपचाप बैठा रह सकता है और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो फिर से एक्टिव हो जाता है। अच्छा, और इसमें वो दर्द वाले रैशेज होते हैं ना? हाँ, और इसका सबसे आम कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, मतलब नसों में बहुत दर्द रहता है रैश ठीक होने के बाद भी। शिंग्रिक्स नाम का टीका इससे बचाता है, और अब ये स्टडी बता रही है कि इसके दिल के लिए भी फायदे हैं। ये काफी बड़ी बात हो सकती है। सही है। अच्छा, अब आते हैं पर्यावरण और एक अंतर्राज्यीय जल विवाद पर। गोवा में महादई नदी को लेकर कोई शोध पत्र छपा है, उसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हो गए? देखिए, महादई नदी जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलकर गोवा में अरब सागर में गिरती है, गोवा के लिए पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ, ये तो है। और कर्नाटक और गोवा के बीच इसके पानी के बंटवारे और डाइवर्जन को लेकर, मतलब खासकर कलसा बंडूरी नहर परियोजना, इसको लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। अच्छा। महादई जल विवाद न्यायाधिकरण यानी MWTT ने 2018 में कर्नाटक को कुछ सीमित पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। तो लगता है ये जो नया शोध पत्र आया है वो शायद पानी की उपलब्धता या बंटवारे पर कोई नया सवाल खड़ा कर रहा है, जिससे गोवा की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। ये मामला थोड़ा पेचीदा है। समझ सकती हूँ। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। मई 2025 में अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर बैंकों के निवेश पर अवास्तविक नुकसान बढ़ने के संदर्भ में। ये क्या मामला है? स्टैगफ्लेशन ये एक बहुत ही मुश्किल आर्थिक स्थिति होती है। इसमें होता क्या है कि महंगाई, मतलब मुद्रास्फीति, बहुत ज्यादा होती है। हाँ। आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, तीनों एक साथ। बाप रे, ये तो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। ये चीज 1970 के दशक में जो तेल संकट आया था तब बहुत देखने को मिली थी। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे सप्लाई में अचानक कोई दिक्कत आ जाए, जैसे तेल के दाम बढ़ जाएं, या सरकार की नीतियां गलत हों, या फिर टैरिफ वगैरह बढ़ जाएं। अमेरिका में अभी जो बैंकों के निवेश पर अवास्तविक नुकसान दिख रहा है वो शायद वित्तीय प्रणाली में थोड़ी अस्थिरता का संकेत दे रहा है। और जब ये पहले से मौजूद महंगाई और धीमी ग्रोथ के साथ मिलता है तो स्टैगफ्लेशन का डर बढ़ जाता है। ओके, इसका असर तो फिर आम आदमी पर बहुत पड़ेगा, है ना? क्रय शक्ति कम, बेरोजगारी। हाँ बिल्कुल, और निवेश पर भी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, अब जरा न्याय व्यवस्था की बात कर लें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में 16 स्थायी लोक अदालतों के काम ना करने पर खुद ही संज्ञान लिया है। ये लोक अदालतें होती क्या हैं और इनका क्या महत्व है? लोक अदालतें असल में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत बनी हैं। ये एक तरह का वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। अच्छा, मतलब कोर्ट के बाहर सुलह समझौता। हाँ बिल्कुल, ये आपसी समझौते से दीवानी मामले, छोटे मोटे आपराधिक मामले, पारिवारिक झगड़े, ये सब सुलझाती हैं। और इनका जो फैसला होता है वो सिविल कोर्ट की डिक्री जितना ही मान्य और बाध्यकारी होता है। तो फिर स्थायी लोक अदालत क्या है? स्थायी लोक अदालतें खास तौर पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली, पानी, परिवहन, डाक, इनसे जुड़े विवादों के लिए हैं, जिनकी रकम 1 करोड़ रुपए तक हो। ओके। इनका मकसद है कि लोगों को जल्दी और आसानी से न्याय मिले। तो अगर ये काम नहीं कर रही हैं तो ये चिंता की बात है और इसीलिए हाईकोर्ट का संज्ञान लेना जरूरी कदम है। समझ गई। चलिए अब राजस्थान के जैसलमेर चलते हैं। सीमा पर तनाव कम होने के बाद प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाला है। इस मंदिर का क्या इतिहास है? हाँ, ये मंदिर देवी हिंगलाज माता का ही एक रूप है। तनोट राय उनको समर्पित है।
इसकी प्रसिद्धि खास तौर पर 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान बढ़ी। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पाकिस्तानी बम गिरे थे पर फटे नहीं। बिल्कुल सही। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने बहुत बमबारी की, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो बिना फटे बम आज भी मंदिर परिसर में रखे हुए हैं। अच्छा। युद्ध के बाद से ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ इस मंदिर का प्रबंधन देखती है, तो इसका एक सामरिक महत्व भी है। और सांस्कृतिक भी? निश्चित रूप से। ठीक है, अगली खबर। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने हाल ही में कैंपस कॉलिंग नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये किस बारे में है? ये एनसीडब्ल्यू की एक पहल है जिसे उन्होंने युवा मंथन के सहयोग से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाना, मतलब जेंडर सेंसिटिविटी, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना और जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उनके बारे में भी बात करना। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, और इसके तहत वो देश भर के 1000 से ज्यादा संस्थानों में कैंपस एम्बेसडर भी नियुक्त करेंगे जो इन मुद्दों पर काम करेंगे। ये अच्छी सोच है। अब दिल्ली से एक अच्छी खबर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने विश्व स्मारक कोष भारत WMFI और TCS फाउंडेशन के साथ मिलकर 16वीं सदी की राजों की बावली का संरक्षण कार्य पूरा कर लिया है। ये बावली कहाँ है और क्यों खास है? ये बावली दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। इसे 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में दौलत खान नाम के एक अधिकारी ने बनवाया था। अच्छा, राजों की बावली नाम क्यों? कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो राजमिस्त्री यानी राज होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये नाम पड़ा। ये लोधी काल की वास्तुकला और उस समय की जल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इसका संरक्षण होना हमारी विरासत के लिए अच्छी बात है। हाँ, और ये दिखाता है कि सरकारी और निजी संस्थाएं मिलकर कैसे काम कर सकती हैं। बिल्कुल। अब एक वैश्विक रिपोर्ट पर आते हैं जो थोड़ी चिंताजनक है। 2025 की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट GRFC कहती है कि दुनिया भर में गंभीर भूखमरी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हाँ, ये रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN कोऑर्डिनेट करता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां और दूसरे संगठन शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 53 देशों में करीब 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे और ये लगातार छठी साल है जब ये आंकड़ा बढ़ा है। छठी बार? ये तो बहुत ही चिंता की बात है। इसके मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? मुख्य कारण वही हैं संघर्ष और युद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और आर्थिक झटके। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि मानवीय सहायता के लिए जो पैसा चाहिए उसमें कमी आ रही है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। और बच्चों और महिलाओं पर तो इसका असर और भी ज्यादा पड़ता होगा। निश्चित रूप से। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की एक खबर देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में तीस्ता प्रहार नाम का एक अभ्यास किया है। ये कहाँ हुआ और क्यों महत्वपूर्ण है? ये अभ्यास पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, उसके पास है। हाँ, वो संखरा सा रास्ता जो उत्तर पूर्व को बाकी भारत से जोड़ता है। बिल्कुल। तो इस अभ्यास में नदी वाले इलाके में सेना के ऑपरेशनल तैयारी और सेना के विभिन्न अंगों जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉर्प्स, इनके बीच तालमेल का प्रदर्शन किया गया। इसमें नई पीढ़ी के हथियार और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल और परीक्षण हुआ। तो ये हमारी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम अभ्यास था। ठीक है। और आज की आखिरी खबर सुरक्षा से ही जुड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में पुनर्निर्मित मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक का उद्घाटन किया है। ये मैक क्या है और इसे अपग्रेड क्यों किया गया? मैक मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के तहत काम करने वाला एक राष्ट्रीय खुफिया जानकारी साझा करने का केंद्र है। इसे कारगिल युद्ध के बाद 2001 में बनाया गया था और फिर 26/11 मुंबई हमलों के बाद 2008 में इसे और मजबूत किया गया। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं? इसमें करीब 28 केंद्रीय और राजकीय एजेंसियां हैं जो आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर खुफिया जानकारी एक दूसरे से साझा करती हैं। अब जो इसे अपग्रेड किया गया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। मतलब अब ये और स्मार्ट हो गया है। हाँ, कह सकते हैं। इसका नेटवर्क भी अब देश के सभी पुलिस जिलों तक फैलाया जा रहा है। इससे आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध से निपटने में ये और ज्यादा प्रभावी हो सकेगा। ये खुफिया तंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आज हमने स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था,
न्याय प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक पहल, वैश्विक संकट और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छुआ। ये सभी विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं ना? बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शासन में, सुरक्षा में या वैश्विक चुनौतियों में, ये किन बड़े रुझानों की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब तकनीक, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में ये जो बदलाव आ रहे हैं, इनका भारत के शासन और समाज के लिए क्या मतलब है, और क्या हमारी नीतियां इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से इन विषयों को समझने में मदद मिली होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और उनकी गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।